इंस्टीट्यूट फ्रॉम बरेली। ये हमारा चैनल बरेली सेंटर का नया चैनल है। हमारा ऑफिशियल चैनल इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट नाम से है, जो कि हमारा मेन चैनल है। बाकी आज का जो क्लास है वो है अपना जुनून टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2 का वीडियो सोल्यूशन का। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को खराब करते हुए। तो यहाँ पर बेटा पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है सुने। The capacitance of a capacitor depends on, कैपेसिटेंस जो होती है किसी भी कैपेसिटर की, किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की, किस चीज पे डिपेंड करती है। तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हम लोग V IR में R V/I होता है, तो क्या R हमारा डिपेंड्स ऑन V? नहीं, R does not depends on V and I। रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है जो कि V और I पे डिपेंड नहीं करती है। सेम इसी तरीके से C Q/V में C ना तो Q पे डिपेंड करता है और ना तो V पे, V मतलब वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं करता है, बोलो हाँ किया। इसका मतलब ये मटेरियल प्रॉपर्टी है कि चार्जेस पे डिपेंड करेगी, Q पे डिपेंड करेगी, आप कहोगे नहीं। साइज ऑफ द प्लेट, हाँ साइज पे डिपेंड करेगी। मेन जो फॉर्मूला है वो है C A/0/d। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है C A/0/d। तो एरिया ऑफ द प्लेट, d इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, तो साइज ऑफ द प्लेट में एरिया आ जाएगा, सेपरेशन के लिए हमारा d आ जाएगा। और शेप ऑफ द प्लेट, हाँ एरिया, अगर हमारे पास सर्कुलर डिस्क होगी तो इसका एरिया होगा पाई r², और अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर डिस्क होगी तो इसका होगा, मान लो ए साइड है तो ये a² इसका एरिया हो जाएगा। तो क्या शेप पे भी डिपेंड करती है? हाँ भाई शेप पे भी डिपेंड करती है। तो साइज पे करेगी, शेप पे करेगी, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इस पे भी हमारी करेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऑप्शन रह जाएगा बी सी डी। कौन सा है? थर्ड वन इज द आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे दोबारा से एक बार तो करा दिया। अच्छा, कंसीडर द प्लेट्स कैपेसिटर हैविंग प्लेट, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट ऑफ अनइक्वल एरिया। एक एरिया इनकी जो है ना वो अनइक्वल है। When a battery supplies Q1 and minus the Q2 charge to the two plate। अब यहाँ पर बहुत प्यारी सी बात है, क्या बैटरी हमारी सप्लाई कर रही है? क्या बैटरी हमारे Q चार्ज को दे रही है? बैटरी इज द सोर्स ऑफ चार्ज। तो आप कहोगे नहीं सर बैटरी तो सोर्स नहीं है। हाँ, बैटरी इन चार्ज को फ्लो करने में मदद कर रही है। तो जो भी चार्ज, मान लो कि यहाँ पर जो माइनस का Q2 है जो कि इस प्लेट से इस प्लेट में माइनस का Q2 है, तो वो हुआ क्या होगा, इस प्लेट से तोड़ा होगा इस बैटरी ने और ऐसे करके इस प्लेट को दिया होगा, यही तो हुआ होगा। तो जितना भी चार्ज यहाँ से गया है वही तो यहाँ पर आके एक्यूमुलेट करा होगा, बोलो हाँ कि ना। तो इसका मतलब क्या है कि Q2 और Q1 दोनों कैसे हैं? बराबर। फर्क बस इस बात का है, जैसे मैं अगर कैपेसिटर दिखाऊं, अभी ये मान लो न्यूट्रल हमारे पास में प्लेट्स है। न्यूट्रल प्लेट्स होने के बाद अगर मैं यहाँ पर ये वाली प्लेट है, इसमें कोई चार्ज दिया होगा dq, तो ये dq चार्ज हमारा अगर इस पे आया तो इस पे तो प्लस का dq हो जाएगा, और इससे निकला है तो इसमें कितना आ जाएगा? माइनस का dq। हालांकि चलता ऐसे नहीं है, चलता कैसे है? ये ऐसे करके चलेगा, टिक यहाँ पर dq इकट्ठे होते होते यहाँ पर q चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का q चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली जो भी चार्ज इस प्लेट पे आ रहा है वो इस वाले की वजह से आ रहा है। तो जितना चार्ज ये होगा उतना ही चार्ज ये होगा। कह सकते हैं कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे लेकिन साइन हमारे डिफरेंट होंगे। मतलब अगर ये 10 रुपए है माइनस का तो ये प्लस का 10 रुपए हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? Q1 इक्वल टू माइनस का Q2। मैग्नीट्यूड वाली बात है ना, मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, माइनस का Q2 का और Q1 का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन नंबर का आंसर फर्स्ट। आगे बढ़ जाते हैं। If the distance between the parallel plate of capacitor is half, डिस्टेंस के हिसाब से जैसी बात आती है हमारे दिमाग में फॉर्मूला चलता है C A/0/d। C A/0/d। यहाँ पर क्या कह रहा है? डिस्टेंस को हाफ करा है एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डबल। अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो यहाँ पर एक फॉर्मूले में k और आ जाएगा, मतलब जो बेसिक जनरल फॉर्मूला है वो है A/0/d। अगर एयर प्रेजेंट है तो हम k की वैल्यू कितनी लिख देते हैं? k इक्वल टू 1 फॉर एयर। क्यों लिखते हैं? पूरा लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था इसलिए। तो यहाँ पर क्या पता लगा कि अगर C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है k के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो अगर d को हमने घटाया तो भी कैपेसिटेंस बढ़ा, और
हमने K को बढ़ाया तो भी कैपेसिटेंस बढ़ा। तो मुद्दा ये है कि यार अगर मेरे पास नॉर्मल कंडीशन में C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D है, तो डॉक्टर साहब अगर मैं K को K डैश बराबर 2K हो जाए और D डैश बराबर D बाई 2 हो जाए, तो जो नया C डैश आएगा वो आएगा A, ये तो कांस्टेंट ही है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, K की जगह पे कितना लिखूंगा तो आप कहोगे 2K और D बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 2 आर 4 A एप्सिलॉन नॉट बाई A एप्सिलॉन नॉट K बाय D। ये चीज हमारी C है, तो C डैश इज इक्वल टू 4C। कैपेसिटेंस कितनी बढ़ जाएगी? इंक्रीज 2 टाइम्स, डिक्रीज 2 टाइम्स, इंक्रीज 4 टाइम्स। 4 गुना क्या हो जानी है हमारी कैपेसिटेंस? तो आप कहोगे बढ़ जानी है। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ बढ़ते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद नो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, वही चीज है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, देयर इज नो K, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्होंने नहीं रखा है, K की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर सैचुरेशन बोल रखा है, D इज इक्वल टू कितना हो रखा है 0.4 सेंटीमीटर इज 2 माइक्रोफैरड, कह रहा 2 माइक्रोफैरड। कह रहा कि अगर द सेपरेशन इज रिड्यूस टू हाफ, अब अगर हमने D को क्या कर दिया, D डैश को क्या कर दिया, D का आधा, सेपरेशन को आधा कर दिया, एंड इट इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ वैल्यू 2.8। K जो है हमारा, K डाल दिया, K की वैल्यू कितनी रखी 2.8, हाँ कि ना? कह रहा फाइनल कैपेसिटी बताओ, तो फाइनल कैपेसिटी C डैश इज इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K बाय D डैश। बोलो हम एरिया को चेंज नहीं किया, A ही रहने दिया, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट रहने दिया, A की जगह कितना रहने दिया, तो आपको होगा 2.8 और D डैश की जगह पे लिखा D बाय 2। बोलो C पहले इतना जो था A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट बाय D की जगह पे सीधे C लिख सकता हूं, तो C डैश इज इक्वल टू C और ये हो जाएगा हमारा 5.6। तो C की वैल्यू जो दे रखी थी पहले से, भाई ने कितनी दे रखी थी 2 माइक्रोफैरड, तो 2 से C मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, ये 11.2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस हमारा नया हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है जनता दल? आप कहोगे पहला ऑप्शन सही हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है जनता को? हाँ। क्वेश्चन नंबर 140, फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोटॉन capped between the plate of a charged capacitor is F। बड़े ही ध्यान से सुनने वाली बातें हैं डॉक्टर साहब, धीरे धीरे करके मजा आने लगेगा। जैसे अगर अपने पास में यहाँ पर दो प्लेट्स रखी हुई है, कैपेसिटर की प्लेट है, तो मैं कहूंगा इस पे सिग्मा होगा तो इस पे माइनस सिग्मा होगा, ठीक है? आपने कहा ठीक। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज रखता हूँ, अभी कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा कि प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, फिलहाल ऐसे ही जा रहा है, अभी ये पॉइंट है, अभी कुछ भी नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि ये पॉइंट है, ठीक है? इस चार्ज की वजह से, इस जो प्लेट है इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा दूर जाता होगा, इसका नाम दिया E। अच्छा, चार्ज सेम यहाँ पर भी है, इस माइनस चार्ज की वजह से माइनस चार्ज के अंदर जाता है, वो भी E। हाँ कि पॉइंट इज दिस कि इस चार्ज पे या इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो 2 टाइम्स है, एक इस प्लस वाले की वजह से दूर जाता हुआ और इस नेगेटिव वाले की वजह से करीब आता हुआ। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E नेट, वो क्या है, दुगनी है एक की वजह से, एक की वजह से अगर E है तो उसका दुगना है, तो जो फोर्स होगा वो भी दुगना होगा। बात समझ आ रही है? अगर मैं F नेट कहूँ इस पे F नेट, तो F नेट क्या हो जाएगा Q इंटू E। अगर मैं कहूँ यार ये तो प्रोटॉन रखा हुआ है, तो तुम कहोगे प्रोटॉन पे तो E चार्ज होता है, तो आप कहोगे फोर्स लगता है Q इंटू E, Q is the charge और E is 2E। What happened? अब क्या रहा है कि if one of the plate is removed, अगर एक प्लेट को हमने क्या कर दिया, एक प्लेट को हमने तारा बोल दिया, इस प्लेट को हमने मान लो यहाँ से हटा दिया, ये प्लेट अब हट गई, तो जो भी फील्ड होगा इसकी वजह से वो हट जाएगा, ये फील्ड हमारा हट जाएगा, एक ही फील्ड तो रह जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे E इंटू E रह जाएगा। अब नया फोर्स, तो इस फोर्स का कितना हुआ, F डैश कैसा हो गया, आप कहोगे सर ये तो आधा हो गया, सिंपल सी बात है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, तो ये हो गया हमारा आधा F/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If two plate of parallel plate capacitor of capacitance C are connected via metallic wire, हो कह रहा है ये हमारे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में हमने क्या कर दिया, इसके बीच में हमने
सारा रारा हो गया, टिचिक 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 मेटालिक वायर लगा। फॉर मेटल अगर मैं याद दिलाऊं आप लोगों को, फॉर मेटल K इक्वल टू कितना होता है, आप कहोगे इनफाइनाइट। K इक्वल टू कितना होता है, इनफाइनाइट। और C इज इक्वल टू क्या होता है, A K एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो K इज इक्वल टू अगर इनफाइनाइट है तो C इज इक्वल टू भी कैसा होगा, तो आप कहोगे इनफाइनाइट। फोर्थ ऑप्शन। तो डॉक्टर साहब हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका इनफाइनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में अगर हमारे पास में कैपेसिटर लगे होते हैं तो C इक्विवेलेंट जो होता है अगर सेम है तो C/N, जैसे पैरेलल में वहां पर हमारा रेजिस्टर हुआ करता था R/N हो जाता था, वैसे यहाँ पर ये सीरीज में C/N हो जाएगा। गिव्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 1.2, तो यानी कि C/N इक्वल टू हो गया 1.2 माइक्रोफैराड। क्लियर है, आपने कहा इट व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स 120 माइक्रोफैराड। और अपना को पता है कि पैरेलल में अगर हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है और इक्वल लगे हुए हैं तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा NC, जैसे सीरीज में वहां रेजिस्टर हुआ करता था, आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं NC जो है वो बराबर है हमारे 120 माइक्रोफैराड के। आपने कहा बहुत सुंदर। तो पूछा N क्या है और C क्या है, तो मैंने कहा बहुत सुंदर बात है। तो यहाँ से C इज इक्वल टू में कितना कर दूं, 1.2 माइक्रोफैराड इनटू में N, यही तो कर सकता हूँ इस वाली इक्वेशन से। आप कहोगे हाँ सर कर तो सकते हैं, आपका मन है, आपका कोचिंग, आपका बोर्ड। मैंने कहा बिल्कुल। तो यहाँ पर C की वैल्यू N तो यहाँ पर रखा, C की जगह पर रखा मैंने 1.2 माइक्रोफैराड इनटू N इक्वल टू 120 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड ने माइक्रोफैराड को मारा, 12 से इसको काटा, 1.2 टेंस हंड्रेड्स। n स्क्वायर बराबर कितना है, आपने कहा 100। n का n बराबर कितना, आपने कहा 10। यानी कि नंबर ऑफ कैपेसिटर जो लगे थे वो कितने थे, 10 थे। अगर मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करा दूं, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करा दूं तो C इक्वल टू आ जाएगा 12 माइक्रोफैराड। क्या मेरी बात समझ आ रही है, 10 और माइक्रो 12 का 10 और 12 माइक्रोफैराड का हमारा कैपेसिटर लग जाएगा। व्हाट माय पॉइंट, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए isolated parallel plate capacitor of capacitance C. The plate have charge Q1 and Q2. The potential difference between the plate is। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लजीज क्वेश्चन इसे कहते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही लजीज क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये समझने ऐसे करके टिचिक 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 टिचिक, ये ऐसे करके नाम लिखना और सुंदर लिखना। हमें क्या पता क्या राइटिंग लगी हुई है और क्या नहीं लगी हुई है। चलो सुनो, जैसे एक कैपेसिटर की प्लेट ये है और एक कैपेसिटर की प्लेट ये है। इसको कह रहा है चार्ज दिया है Q1 और इसको कह रहा है चार्ज दिया है Q2। तो कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज, ये बता रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू Q/C। डेल्टा V इज इक्वल टू Q/C में Q क्या है हमारा, तो आप कहोगे Q इज द चार्ज। Q इज द चार्ज। छोटे बच्चे ये डेफिनेशन रखते हैं कि वेयर Q इज द चार्ज, लेकिन Q इज द चार्ज नहीं है। Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ना, पॉजिटिव प्लेट भी नहीं है। तो फिर क्या है, तो फिर है Q इज द चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। हाँ कि ना, आप कहोगे हाँ सर सही बात है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो खेल था वो हमने क्लास में बहुत अच्छे से कर रखा था, लेकिन चलो अभी फिलहाल क्वेश्चन को करना है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो इनर सरफेस है हमारी, इस पे क्या चार्ज होगा वो हमको यहाँ से निकालना है। पॉइंट इज दिस कि यार ये इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, पूरा। तो हमसे ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। पोटेंशियल डिफरेंस अपना को तो पता है डेल्टा V इज इक्वल टू Q/C, लेकिन Q/C में Q इज द चार्ज ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। लेकिन यार मुझे तो पूरा का पूरा प्लेट पे पता है Q1 है, तो मुझे इनर सरफेस पे चार्ज कैसे करके निकालना है। तो इनर सरफेस का जो चार्ज हो जाएगा वो पहले क्या करा जाएगा, इन दोनों का सम, यानी कि Q1 प्लस Q2/2, ये इस सरफेस पे आ गया और इस सरफेस पे भी यही आ गया, Q1 प्लस Q2/2, यानी कि दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये दोनों प्लेट्स की आउटर सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यार ये एरो नहीं है,
एरो है मतलब कुछ और समझ लो तुम। अब इस पे चार्ज जो है वो है टोटल Q1। इनर सरफेस पे अगर मैं बात करूं तो इनर सरफेस पे तो यही हो जाएगा चार्ज ना। इनर सरफेस पे Q1 में से अगर मैं माइनस कर दूं कितना Q1 प्लस Q2 बाय 2 ऐसे करें तो यही तो चार्ज हमारे इनर सरफेस पे आ जाएगा। तो मैं इस एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। सही है, बनेगा ये हमारा Q1 माइनस Q1, अच्छा ये तो माइनस हो जाएगा ना, ये वाला टर्म माइनस यहाँ से आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का Q2 बाय 2 ये हो जाएगा Q जो हम लोग यहाँ लिखते हैं यानी कि Q ऑन द पॉजिटिव प्लेट। स्मॉल q से लिखा हो इसको, स्मॉल q से समझो इसको, स्मॉल q से Q ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट Q1 माइनस Q2 बाय 2, Q1 माइनस Q2 बाय 2। तो ये जो है ये तो चार्ज हो गया, ये Q जो हो गया चार्ज। अब अगर मेरे को डेल्टा V निकालना है तो ये रखूंगा Q बाय C, Q की जगह रखूंगा Q1 माइनस Q2 बाय 2 और C की जगह C, दिस इज डेल्टा V। सेकंड ऑप्शन Q1 माइनस Q2 बाय 2C। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, सेम क्वेश्चन यहां पर आके यहां क्या लिखा है, कह रहा है डॉक्टर साहब क्या कह रहा है, कह रहा है इन एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C फोर सरफेस है चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4, दो प्लेट्स हैं, इन पे चार्जेस दे रखे हैं, इस साइड पे Q1 है, इस साइड पे Q2, इस साइड पे Q3, इस साइड पे Q4, ऐसे जनरल दे रखे हैं। तो बेसिक जो मुद्दा है वो ये है कि यार ये चार्ज सही में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर से वही पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ क्या होगा बिटवीन द प्लेट्स। तो मैंने कहा कि यार यहाँ वाली सरफेस पे जो चार्ज होता है सारी की सारी सरफेस पे जितना भी चार्ज है उनका सम Q1 प्लस Q2, मैंने इसको नाम दे देते हैं Q आउटर और इसको नाम दे देते हैं Q इनर, Q इनर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा V, वो क्या होता है Q इनर अपॉन C, यही तो होता है, कहोगे हाँ सर यही होता है। मैंने कहा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डिवाइडेड बाय 2, यही तो हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर वो तो यही जाएगा। अब मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि अच्छा 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 एक सेकेंड, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालना है। कहाँ गया मेरा, ठीक है, हमको निकालना पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे करके निकालेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू इन दोनों का सम Q1 प्लस Q2, ये पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है, माइनस Q3 प्लस Q4 हाँ डिवाइडेड बाय 2 और इनटू C। तो यही चार्ज हमारा रह जाएगा, यही पोटेंशियल रह जाएगा, यानी कि इन दोनों पे जो प्लेट पे हमारा चार्ज है माइनस ये वाला जो चार्ज है यही तो होगा। अरे हाँ की ना, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस का Q3 माइनस का Q4 डिवाइडेड बाय 2C। आपने कहा बढ़िया, मैंने आप लोगों से कहा डॉक्टर साहब कि यार Q1 और Q4 तो सेम ही होता है, आपने कहा हाँ होता तो है, मैंने कहा इसको काटो ना फिर। तो जब इसको काटा तो क्या लिखा Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय 2C, ये आया हमारा डेल्टा V, Q2 माइनस Q3 बाय C, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा डॉक्टर, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, Q2 माइनस Q3 बाय C। व्हाट माय पॉइंट, अरे हाँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, चलो इसको ऐसे करके थोड़ा सा जूम ऐसे देखो जरा ध्यान से, यहां से चलते हैं 4 कूलम का, 9 कूलम का, 12 कूलम का, 18 कूलम का, ये हमारे कैपेसिटर जो लगे हुए ये सीरीज में लगे हुए। तो मैं कह रहा पहले 9 और 18 कूलम का पैरेलल, पहला वाला देख रहे हैं हम ए वाला, ए वाले के हिसाब से ए वाला 9 और 18 का सीरीज कॉम्बिनेशन देगा 9 इंटू 18 अपॉन 27, 9 प्लस 18, 9 ने काटा 3, 3 ने काटा 6, ये आ गया। अब 12 और जो 6 आया है इसका करो तो ये आ जाएगा 12
सोचो जरा, ये 18 ये 12 दोनों पैरेलल, आप कहोगे हाँ सर ये 20 हो गए, और 20 के साथ ये 10 क्या हो गया, सीरीज हो गया, तो आप कहोगे ये 30 हो गए। 30 के साथ ये 6 क्या हो गया अपना, आप कहोगे सॉरी 8 और 12 ये पैरेलल, तो जुड़ गए 20, 20 के साथ 10 पैरेलल तो जुड़ गए 30, 30 के साथ ये 6 सीरीज में है, तो ये होगा 30 × 6 बाय 36, 6 ने काटा इसने काटा 5, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 5C, यानी कि बी वाले का आ जाएगा 5C। आप कहोगे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आया। ये 4 और 4 पैरेलल हो रहे हैं, ये 4 और 4 पैरेलल हो रहे हैं, तो 4 4 का पैरेलल कितना हुआ, आप कहोगे 8, 4 4 का पैरेलल कितना 8, 8 8 का पैरेलल कितना, अरे हाँ कि ना, बोलो भाई 8 8 का पैरेलल, पैरेलल बोलो सीरीज, सीरीज सीरीज 4 4 का पैरेलल 8 यहाँ, 4 4 का पैरेलल 8 यहाँ, फिर यहाँ से देखो ये सीरीज में जा रहा है, ये सीरीज, तो 8 8 का सीरीज हो जाएगा 4, ये बनेगा इसका सी। फिर यहाँ पर देखो ये 12 और 4 का सीरीज, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं 12 4 का सीरीज, 12 × 4 कौन 16 है, 4 ने काटा 3, ऊपर कितना आया, इसकी जगह पे आया 3, 3 के साथ 3 पैरेलल यानी कि 6, अब 6 9 और 18 का अपन अभी निकाल चुके हैं, 9 और 18 का 6 होता है, और 6 ये है सीरीज में, 6 और 6 का बनेगा 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी का, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहले का पहला, या तो ये सही या तो ये सही, दोनों में से ये तो गलत ये तो गलत, ठीक है, पहले का पहला ए का यानी कि ए वाले का पहला, बी वाले का है चौथा, बी वाले का चौथा, यही वाला सही, फटाक से इसको हटा दो, ये सब तो चेक के लिए था, इसको हटा दो, पहले का पहला दिख गया, हाँ दिख गया, बी वाले का चौथा, इतना लंबा जाना ही नहीं था, मैं तो सॉल्यूशन दे रहा हूं इसलिए मुझे तो सब कराना पड़ेगा, आपको तो इतना जाना ही नहीं था, बी का चौथा देखा, ए का पहला देखा, बी का चौथा देखा, यहीं पर ही मार दिया हमने मुंडी दबा दी इसकी, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। Two identical capacitors have the same capacitance C. One of them is charged to a potential V1. एक कैपेसिटर था, इसको हमने क्या किया, V1 वोल्टेज से इसको चार्ज कर दिया, तो इस पे जो चार्ज आया वो कितना आया, आप कहोगे CV1, यहाँ वाले पे कितना चार्ज आया, आप कहोगे CV2, सॉरी CV1 माइनस का CV1। अब कह रहा है एंड अदर टू V2, दूसरे वाले को हमने जब चार्ज दिया तो इसको V2 वैल्यू से दिया, तो इस पे चार्ज आएगा CV2, इस पे चार्ज आएगा CV2 माइनस का, सही है। अब कह रहे थे नेगेटिव एंड ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड टुगेदर, नेगेटिव एंड को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, मतलब इन दोनों कैपेसिटर को, एक कैपेसिटर ये था और एक कैपेसिटर ये था, इन दोनों को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया ऐसे टिचिक टिचिक, इस पे था C1 CV1 और इस पे था CV2, इनका नेगेटिव CV1 माइनस का CV2, इनको हमने जब कनेक्ट किया, when the positive end are also connected, the decrease in the energy of the combined system is, combined system के जो एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा, जो एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा वो बताना। तो मैंने कहा यार पहले के टाइम पे जो इनिशियल एनर्जी थी ई इनिशियल, वो दो कैपेसिटर की थी, एक तो थी पहले वाले की हाफ CV1² और दूसरे वाले की थी हाफ CV2²। आपने कहा हाँ, मैंने भी कहा हाँ, C कॉमन, हाफ कॉमन, तो ये आ जाएगा हाफ CV1² माइनस प्लस V2², यही तो आ गया, ये इनिशियल है, ये क्या है हमारी एनर्जी, इनिशियल है। आपने कहा ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब फाइनल देख लेते हैं, फाइनल में इसके पास जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल V, फाइनल में पोटेंशियल कितना आ जाएगा, आपने कहा V आ जाएगा, मैंने कहा अगर V आ जाएगा तो कहीं से तो चार्ज फ्लो हुआ होगा, अच्छा कैपेसिटेंस सेम है, पोटेंशियल हमारा V आ जाएगा, ओके। तो जो इसका हम बात करेंगे कि जो चार्ज है, तुम्हें अगर हम बात करें हाफ C, एनर्जी फाइनल की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, हाफ C बल्कि 2C, हाफ C V² प्लस हाफ C V² यानी कि CV²। पूछा क्या है, डिक्रीज इन द एनर्जी, तो फाइनल में से E फाइनल माइनस E इनिशियल, अगर ये E इनिशियल डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे, कम घट रही है, या तो इसी में ही आंसर आपका नेगेटिव आ जाता है अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करता।
C1 है, एक को पोटेंशियल से चार्ज किया है, V1 पोटेंशियल से, दूसरा कैपेसिटर C2 इसको चार्ज किया है V2 वोल्टेज से, तब एनर्जी लॉस जो हो रही है वो ये हो रही है। मैंने कहा यार C1 और C2 दोनों कैसे हैं, बराबर है, इक्वल टू C, कैपेसिटर सेम, तो यहाँ से क्या बनेगा, हाफ C इंटू C, C स्क्वायर अपॉन में 2C इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, C ने इस पावर को मार दिया तो बना क्या, C/4 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा E, एनर्जी का लॉस। ऐसा फॉर्मूला है 1/4 C V1 स्क्वायर माइनस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। गॉट माय पॉइंट। आपको यहाँ a metallic sphere of radius r having charge q, एक metallic sphere है जिसमें चार्ज कितना है, q है, रेडियस कितनी है, r है, बोलो तारा, is connected to an uncharged sphere of radius 3r। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका पोटेंशियल अगर v है, चार्ज दिया है और इसका कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब कह रहा है एक अनचार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, आपने कहा 3r है, चार्ज कितना है q2 इक्वल टू 0, मैं कहूंगा v2 इज इक्वल टू, तो आप कहोगे ये भी 0, जब चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल कैसे, तो कोई बात नहीं, कह रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू कनेक्टिंग वायर, की वजह से कितना चार्ज फ्लो होगा। मैं फिर से वही बता रहा हूं, डेल्टा q इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ नहीं होता, कितना होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का आपको होल स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, सबसे बचन है। ओके, C1 इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, C2 इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r। आपने कहा मैंने कहा C1 प्लस C2 जब इसको कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r तो कॉमन है, जब आप कॉमन ले लेंगे r प्लस 3r दैट इज 4r। V1 कितना, आप कहोगे V2 कितना, आप कहोगे 0, इसका क्या, आपने कहा होल स्क्वायर। मैंने कहा 4 पाई r कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 पाई एप्सिलॉन नॉट r बाय 4 इनटू में v स्क्वायर, यही तो। इसको सिंपलीफाई करा, सिंपलीफाई ये आया 3 पाई एप्सिलॉन नॉट r। v स्क्वायर क्या होता है, v स्क्वायर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर थोड़ी हुआ करता था, बिल्कुल नहीं हुआ करता था, स्क्वायर तो एनर्जी में होता, वही मैं कहूँ डायमेंशनली गलत क्यों होता है। हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, यही तो v है, पाई एप्सिलॉन नॉट r कैंसिल, तो कितना आंसर दिखता हुआ नजर आया, आपने कहा कुछ और, अच्छा 4 भी तो रहेगा, 3q/4 व्हाट माय पॉइंट। हाँ यार जोर से बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अमीटर 0.2% ऑफ द मेन करंट passes through the galvanometer of galvanometer, if the resistance of galvanometer is G, the resistance of ammeter will be, कितना होगा रेजिस्टेंस अमीटर का ये बताना है। फिर से समझते हैं क्या देखने को मिलेगा, ये हमारी पूरी मेन सप्लाई, इस मेन सप्लाई में यहाँ पर हमने लगाया गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाया हमने एक शंट। गैल्वेनोमीटर पोटेंशियोमीटर तो वो वोल्टमीटर नहीं है बाबू, ये पूरा हमारा शंट, और यहाँ पर हमने लगाया एक गैल्वेनोमीटर। अब मेन करंट आई यहाँ से आई, ठीक, मान लो 100 रुपए, मान लो कितना रुपए, 100 एम्पीयर की करंट आई। इस 100 रुपए का कितना 0.2, 100 रुपए का, 100 रुपए का 2% कितना होता है, 2%, तो आप कहोगे 2 रुपए, तो मैं कहूंगा 100 रुपए का 0.2% कितना होता है, तो आप कहोगे 0.2%, 0.2 भाई बोलो। अगर यहाँ आई जा रहा है तो कह रहा है कि 0.2% ऑफ द मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी कि यहाँ पर कितना जाएगा, अगर यहाँ सिर्फ आई जा रहा है 100 आई नाम लेते हैं, कितना नाम लेते हैं 100 आई, ये नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर, समझ में आना चाहिए, इसलिए यहाँ मैंने आई बराबर कितना लिया 100 आई। कह रहा है इसका 0.2% यानी कि 0.2 आई इसमें चला गया, तो इसमें कितना गया 99.8% आई शंट में चला गया, बोलो हाँ आई
रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी, अमीटर का रेजिस्टेंस, शंट का रेजिस्टेंस पूछा है, तो देन इसका करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, आई इनटू आर, ये वोल्टेज होता है और वोल्टेज पैरेलल में सेम रहते हैं, तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज हम क्या कर देंगे, आपको इक्वेट कर देंगे। मैंने कहा बताओ अगर इसका वोल्टेज कितना है, तो आपने कहा 99.8 I into S equal to 0.2 I into G, बोलो हाँ। इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं, मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ, इसको दूसरे तरीके से, मैंने पोटेंशियल को कॉमन ले लिया है, इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है, तो बहुत समझ लेते हैं ताकि इसकी फील आए। जैसे यहाँ पर हुआ गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर हुआ हमारा शंट, ऐसे करके ये करंट गया हमारा I, ठीक, तो यहाँ पर जो करंट गया वो गया IG, I इन गैल्वेनोमीटर, और बचा हुआ जो करंट है वो है I माइनस IG जो कि शंट में जा रहा है, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल को बराबर करना है तो ये होता है IG into G is equal to I minus IG into S, यही तो होता है, और S बराबर अगर अपन देखेंगे तो IG into G upon I minus IG, ऐसे करके होता है। अब मुद्दे की बात जो है डॉक्टर साहब, मैं ये बताना चाहता था कि ये जो IG है, माइनस वाला जो IG है, ये इतना स्मॉल होता है ना, जनरली इतना स्मॉल होता है कि इसको अगर निकाल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे I था अपना 100 रुपए, और इस 100 रुपए में से हमने 0.2 रुपए, 100 रुपए में से 20 पैसे कहीं निकाल दिए, तो बचा हमारा कितना 99.8% या 99.8 I। इसको मैं नियरली इक्वल टू 100 नहीं बोल सकता, आपको अगर हाँ सर बोल सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, अजम्पशन हमें लेना पड़ता है कि I if IG is much less than I, therefore in I minus IG, ये बन जाएगा हमारा I के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करोगे तभी मजा आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हमें चाहिए शंट S बराबर, तो हम लिखेंगे 0.2 into I into G अपॉन में 100 I। आपने कहा ठीक, मैंने बोला ठीक, I ने I को मारा, पॉइंट हटाया, यहाँ पर 0 आ गया, S बराबर कितना हो जाएगा, 2 ने इसको काटा तो G बाय 500, S है ये S शंट का रेजिस्टेंस, S बराबर G बाय 500, यानी कि 1 बाय 500 G। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो इग्नोर करना मत भूलना, अगर IG की वैल्यू यानी कि जो करंट अपने गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, अगर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है इन कंपैरिजन टू I, जो मेन करंट हमारा चल रहा है उसके कंपैरिजन में अगर बहुत कम है तो इग्नोर कर दो उसको, सिंपल को कैलकुलेशन को इजी बना लो, तो ये हो जाता है हमारा तरीका। 148 के बाद हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 149। In a uniform wire of resistance R is a shaped in a regular n-sided polygon, n-sided polygon बोला है और कहा है n is even। तो यार दो साइड का तो पॉलीगन बनेगा नहीं, तीन साइड का बन सकता है मिनिमम 3 साइड, लेकिन उसने इवन बोला है तो मिनिमम में 4 साइड लेकर चलता हूं। मैंने कहा ये 4 साइड लेगा, ठीक। अच्छा, अगर मेरे पास पूरा वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, तो क्या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है? आप कहोगे हाँ सर है। तो मैंने कहा अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो इसके मैंने अगर 4 टुकड़ों में इसको करा तो हर टुकड़े की लेंथ L/4 हुई, तो हर किसी का जो रेजिस्टेंस हुआ तो वो R/4 भी तो हो जाएगा, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आपने कहा सही। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर कैन हैव, कोई भी दो कॉर्नर को पकड़ो, उनके बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बताओ। तो मैंने कहा यार अगर मैं ये वाला और ये वाला टुकड़ा पकड़ता हूं, ये और ये, इस टुकड़े को B पॉइंट, इस टुकड़े को A पॉइंट ले लूं, तो मेरा करंट ऐसे करके आया, इधर गया, बोलो हाँ यार। ये वाला जो करंट आ रहा है ये सीरीज में हो रहा और ये वाला पार्ट भी अपना सीरीज में, तो R/4 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? तो आप कहोगे R/2, और इसका भी R/2 का पैरेलल कितना बनेगा? तो आपने कहा R/4। इक्विवेलेंट तो ये बना, मतलब ये मैक्सिमम है। मैंने कहा 6 साइड का लेकर देखते हैं, मैंने 6 साइड का लिया, ऐसे हिट एंड ट्रायल कर रहा है यहाँ पर। 6 साइड का पॉलीगन लिया, ये बना R/6 और R/6। फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं कोई दो एडजेसेंट साइड को चूज करूंगा, टिक, दिस इज A, दिस इज B। अब ऐसे समझ लो ये R/6 3
3r/6 बोले तो 1r/2, और ये भी 3r/6 बोले तो r/2। अब ये r/2 ये r/2 पैरेलल में, तो आंसर कितना आया r/4। ये r की मैक्सिमम वैल्यू है, मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं, मैक्सिमम वैल्यू है r। यानी कि अगर n साइडेड पॉलीगन है, n साइडेड पॉलीगन है, तो मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है किन्हीं दो कॉर्नर के बीच में, किन्हीं दो कॉर्नर क्या होंगे, वो एडजेसेंट कॉर्नर होंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो निकल के आएगी r/4। चाहे कितने भी लगा लो, कितने भी लगा लो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी r/4। पहली बात। अभी मिनिमम पे भी बात कर लेते हैं। मिनिमम का क्या पॉइंट है कि मिनिमम में एडजेसेंट नहीं करना होता, मिनिमम में ये वाला करना होता है, मतलब एक के बाद दूसरा वाला कॉर्नर, ये और ये, इन दोनों कॉर्नर से अगर मैं निकालूंगा तो ये जो वैल्यू देगा ये मिनिमम देगा। मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, कैसे करके समझिए, r/4 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 r/4, तो ये तीनों किसमें हो गए डॉक्टर साहब, ऐसे करके देखो, ये तीनों किसमें हो गए, आपने कहा सीरीज में, और उसके साथ में ये पैरेलल में, r/4 r/4 r/4। इस तरीके से अगर मैं दिखाऊंगा तो ये बनेगा हमारा 3r/4, और ये बनेगा r/4। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 3r² 4 अपॉन 4 3r² 16, सॉरी 3r² 16 मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो ये हो गया 3r² 16, और नीचे बनेगा हमारा r ने r को मार दिया, ये बनेगा 3r/16। सही जा रहा, गलत जा रहा, आप बोलोगे हाँ सही जा रहा। अच्छा, साइड कितनी ली थी हमने, यहाँ पर साइड ली थी 4, तो ये क्या बना, 3 जो है वो n-1 है, 3 जो है वो n-1 है, तो 4 साइड ली है, इनटू में r डिवाइडेड बाय 16 क्या है n², तो ये हो जाता हमारा मिनिमम के लिए फॉर्मूला। अगर जिनको फॉर्मूले से बहुत प्यार है, फिजिक्स कर रहे हैं और फॉर्मूले से प्यार है, तो उनके लिए हमारा फॉर्मूला n-1 r। ये थर्ड ऑप्शन भी सही हो जाएगा, इसके लिए अगर मैं कहूँगा 1 और 3 हमारा सही आंसर है, ये है। अगर किसी को फिजिक्स फॉर्मूले से पढ़ना है, जो कि बहुत बढ़िया वाहियात तरीका है, मैं बिल्कुल इस तरीके को अप्रिशिएट नहीं करूँगा। अगर फिजिक्स पढ़ने का मन है बेटा, और ढंग से अगर नीट और जेईई क्वालिफाई करना है, तो फिजिक्स रटी नहीं जाएगी, फॉर्मूले रटे नहीं जाएंगे, हर चीज को समझा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो अगर तुम्हें बहुत मन कर रहा है फॉर्मूला रटने का, जो कि मेरा तरीका नहीं है, तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला ले सकते हो कि मिनिमम वैल्यू अगर देखी जाएगी तो वो है n-1 इंटू r अपॉन n², और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है r/4। कब होती है, अगर एडजेसेंट साइड के अक्रॉस निकाला जाएगा तो मैक्सिमम आती है, अगर दोनों एक ही साइड के अक्रॉस निकाला जाएगा तो मिनिमम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम 150 नंबर क्वेश्चन, अ पीस ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम। पीस ऑफ कॉपर, जैसे ही बात आ जाती कॉपर और जर्मेनियम की, तो अपना को फिर पता है कि जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर और कॉपर इज अ कंडक्टर। तो कंडक्टर में विद इंक्रीज इन आइस, सॉरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर R increases, किसके लिए, फॉर कंडक्टर। इंक्रीज इन टेम्परेचर R इंक्रीज करेगा, ठीक है, और डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर में यहाँ पर ये भी दिखा दो, फॉर सेमीकंडक्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर R को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कह रहे हैं कि हमने इसको क्या किया, कूल किया, यानी कि ठंडा किया, R को घटाया, टेम्परेचर को घटाया। अगर हमने इसको क्या किया, कूल किया हुआ है एट रूम टेम्परेचर टू 80 डिग्री केल्विन, 80 केल्विन, यानी कि हमने टेम्परेचर को घटाया है। तो विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, विद डिक्रीज, इंक्रीज के लिए टेम्परेचर इंक्रीज के लिए R इंक्रीज करेगा, तो डिक्रीज के लिए R क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ देम, कॉपर का क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, और जर्मेनियम का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है। 4 नंबर इसका हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज x। अपना को पता है R इक्विवेलेंट किसमें, पैरेलल में।
इफ द रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर है आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो फिर सीरीज की बात कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट इन सीरीज, सीरीज में हो जाता है n टाइम्स ऑफ आर। तो कह रहा है कि आर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी, कितना हो जाएगा, तो यहां से n की वैल्यू निकाल ले, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r बाय x, r बाय x। अब अच्छा r की वैल्यू निकालना किया क्योंकि r इज द अननोन, अननोन कौन है हमारा, r है। क्या बनेगा देखो, r इज इक्वल टू nx, यहां पर r की जगह पे हम रखेंगे nx, ये हो जाएगा n स्क्वायर x, r इक्विवेलेंट सीरीज में। हाँ कि ना, आपने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, n कितना हो जाएगा n स्क्वायर x, सेकंड ऑप्शन। हमने क्या ऑप्शन लगाओ। अब वायर है 12 ओम रेजिस्टेंस, एक वायर है हमारे पास में, इसका कितना ओम रेजिस्टेंस है 12 ओम। इट इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इस पूरे सर्कल, इस पूरे वायर को हमने सर्कल के फॉर्म में इसको बैंड कर दिया, इसके फॉर्म में बैंड कर दिया। अरे यार इससे मुझसे ही ले ले, हमने इसको बैंड कर दिया सर्कल के फॉर्म में, यही तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं इसको सेलेक्ट करूं, इसे इधर लेकर आऊं, पर इतना बड़ा तो वायर आ भी नहीं, इतना बड़ा मैंने इसको सर्कल में बना दिया। तो चलो मैंने इसको सर्कल में बना दिया। अब ये जो वायर है रेजिस्टेंस इसका जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि हर एक लेंथ के हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस वैरी करेगा, रेजिस्टेंस वैरी करेगा। आपको हाँ, तो मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक the effective resistance would be, it is when in the form of circle, the effective resistance would be, and यहाँ पर अगली बात करें, the effective resistance between two adjacent points along that, the effective resistance would be, why the resistance it is when in the form of circle। तो ठीक है, चलो अलॉन्ग रेजिस्टेंस अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम दूंगा, इस पॉइंट को बी, तो ये अगर पूरा 12 का था तो ये आधा 6 ओम का हो जाएगा, और ये आधा 6 ओम का, 6 और 6 पैरेलल पे लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 ओम का इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे हमने इसको चेक कर दिया, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड बहुत ही तरह वर्ड है, इसको याद रखना। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ आयरन इज 10 ओम। एक रेजिस्टेंस, एक वायर है हमारे पास में आयरन का, जिसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा 10 ओम है, एंड टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इतना है इसका। एट 20 डिग्री इट कैरी अ करंट, इट कैरी 30 मिली एम्पीयर ऑफ करंट, कीपिंग कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड द टेंपरेचर ऑफ द वायर इज रेज्ड टू 120 डिग्री, द करंट इन मिली एम्पीयर दैट फ्लो इन द वायर now। क्या करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 153, कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। चलो मैं ये बता दूं, मैं नोट से करता हूं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ आयरन इज 10 ओम। बहुत ही प्यारा सुंदर सा हमारे पास में ये क्वेश्चन है, 10 ओम का हमारा रेजिस्टेंस है, एंड टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज कितना है, हमारे पास में टेंपरेचर कोएफिशिएंट अल्फा गिवन है यहाँ पर एट 20 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा ध्यान से, एट 20 डिग्री इट कैरी 30 मिली एम्पीयर ऑफ करंट कीपिंग कांस्टेंट पोटेंशियल। पोटेंशियल को कैसे रखा हुआ है, पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट है। अच्छा V इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपने कहा I है, तो अगर कांस्टेंट पोटेंशियल है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपने कहा हाँ, मैंने कहा बहुत सही। तो कह रहा कि the temperature of the wire is raised to 120 डिग्री, the current in milliampere, current in milliampere I बताओ, नई कंडीशन पे I डैश ये कितना होगा ये बताना है। तो हमने कहा यार I डैश अपॉन I इज इक्वल टू R डैश, सॉरी R अपॉन R डैश, यही तो हो जाएगा। अगर रिवर्स रिलेशन है कीपिंग कांस्टेंट पोटेंशियल, तो हमारे पास में ये हो जाएगा। पॉइंट इज दिस कि R हमें जो पता है, पहली बार का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमको पता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ आयरन इज 10 ओम एंड टेंपरेचर कोएफिशिएंट इतना इतना एट 20 डिग्री।
तो 20 डिग्री पे हमारे पास रेजिस्टेंस पता है। एक पॉइंट होता है हमारा R इज इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी या डेल्टा थीटा। इसमें ये जो R है ना डॉक्टर साहब, ये R बड़ा मसला यहाँ क्रिएट करता है। R जो है वो R जीरो नहीं है, R इनिशियल नहीं है, ये R है रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री, जो कि हमको निकालना होता है। तो हमें क्या पता है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री इज इक्वल टू R अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। अब ये जो बात चल रही है शुरुआती, ये चल रही है थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके 20 डिग्री तक के लिए, पहली वाली बात। रेजिस्टेंस कितना गिवन है, आपने कहा 10। रेजिस्टेंस एट 0 इज इक्वल टू, अच्छा मैं एक इक्वेशन इसको मान लूं, अगर एक इक्वेशन इसको मान लूं, तो एक इक्वेशन में 120 के हिसाब से निकालूं। मैंने थीटा 0 से लेके 120 में जब वैरी कर रहा है तब के लिए निकालूं, तब भी इक्वेशन यही आएगी, रेजिस्टेंस एट 0 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट, ये है हमारा 20 डिग्री वाला और ये है हमारा 120 डिग्री वाला, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा हमारा सेम रहेगा। यहाँ का जो है वो 20 है और यहाँ का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो होगा 120। आपने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से ऐसे करके दिखा दूं, R एट 20 डिग्री आपने कहा 10, अच्छा दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी हमारे कैसे हो जाएंगे, आपको भी सेम हो जाएंगे। तो मैंने क्या दिखाया, मैंने दिखाया इसका रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री कितना है, 10 ओम डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा और डेल्टा थीटा 0 और 20 के बीच में डेल्टा थीटा कितना हुआ, आपने कहा 20, मैंने भी बोला 20। रेजिस्टेंस एट 120 ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा और ये हो जाएगा 100। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो रेजिस्टेंस एट 120 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 1000 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पर 20 अल्फा। क्लियर है। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू है हमारी 5 × 10 की पावर -3, तो पुट करेंगे हम, ये आएगा 10 प्लस 1000 × 5 × 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 20 × 5 × 10 की पावर -3। आपने कहा ठीक, ये -3 तीनों भाग गए, 5 बचा, ये हो गया 15। ऊपर कितना आया, आपने कहा 15। यहाँ पर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना बनेगा हमारा, ये कितना बनेगा देखें जरा, इसने 3 ने 1 0 ये खाया और 5 गुना 10 जो हुआ था उसका 1 0 खाया और 0.1 छोड़ा इसको, तो ये आ गया 1.1 और 120। अब मुझसे क्या पूछा है डॉक्टर साहब, मुझसे भाई ने पूछा है करंट। क्या बताओ, यहाँ पर मुझे पूछा है करंट बताओ। I इज इक्वल टू होता है V बाई R, या यहाँ से अगर मैं निकालूंगा I डैश अपॉन I कितना था 30 मिलियन पे इज इक्वल टू R पहले कितना था 10 और R डैश की जगह पे मैं लिखूंगा तो ये लिखूंगा 15 बाय 1.1। आपको समझ आ रही है मेरी बात, आपने कहा हाँ ठीक है, पॉइंट ने 0 को उड़ा दिया, ऊपर आया 30, I इज इक्वल टू 30 बाय 15 मिलियन। 15 ने इसको काटा तो ये आया आंसर 2, कहीं पर एक 0 की मिसिंग हो गई, ये भी तो है 11 भी तो है, इनटू में 11, तो बेसिकली आई जो हो जाएगा वो लगभग 20 मिलियन के बराबर हो जाएगा। सही बात समझ आ रही है। यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है, वो मैं आप लोगों को समझा दूं। जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो ये है, क्या है, R इज इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। इसमें जनरली जनता जो ये R नॉट है इसको इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल रेजिस्टेंस मान लेती है, यानी कि ये सॉल्व किस तरीके से करने लगते हैं कि रेजिस्टेंस एट 120 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री, यानी कि 10 इस वाले को रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री वाले को रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री मान के इसको सॉल्व करने लगते हैं। हम लिखते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा कितना 20 और 120 में 120 का, तो यहाँ पर लिखने लगते हैं वो 120, ऐसे करने लगते हैं, गड़बड़ हो जाती है, यहीं पर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। यानी ये जो R इज इक्वल टू R नॉट है वो नॉट नहीं है, बेसिकली वो है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। हमें निकालना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
पढ़ते हैं a current of 5 ampere is passing through a metallic wire of cross sectional area इतना इतना if the density of charge carrier in the wire is इतना इतना the drift velocity of electron vd is equals to होता है I by NEA जल्दी से बोलो I कितना है आपने कहा 5 एम्पीयर n कितना है आपने कहा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है ये है 5 into 10 की पावर 26 E है हमारा 1.6 into 10 की पावर माइनस का 19 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारा 4 into 10 की पावर माइनस का 6 ठीक सही है 5 में 5 कोड आया माइनस का 19 माइनस का 6 माइनस का 25 प्लस का 26 तो प्लस का 1 ऊपर गया तो माइनस का 1 प्लस का 1 जो हाँ चलो छोड़ो उसको भी प्लस का 1 जो था उसने इसको उड़ा दिया तो ये आया 1/64 ना मतलब 16 चौका 64 होता है ना 1/64 मीटर पर सेकंड VD is equals to सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं था इजी नेक्स्ट क्वेश्चन in an atom electron moves in an orbit of radius r with a speed v the equivalent current देखो जरा पिछले वाले जो क्वेश्चन पिछला वाला जो पेपर था उसमें भी इस टाइप का आपका इलेक्ट्रोस्टैट में क्वेश्चन आया था पहला ही शायद क्वेश्चन था मेरे ख्याल से मुझे याद भी नहीं है कि पहला था दूसरा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ठीक तो r इज द रेडियस ऑफ v वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी क्या पूछा करंट पूछा है करंट इज इक्वल टू होता है q by t q is equals to it that is q by t q is the charge of the electron बात खत्म हो गई t is the time period और टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 pi r by v distance upon speed this is the time period तो आंसर इज 2 ev upon 2 pi r खत्म हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन 156 नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी भी हमारे पास कितने क्वेश्चन है 25 के करीब क्वेश्चन है ये कितना लंबा होता है इसका पेपर यार टू वायर A एंड B ऑफ इक्वल मासेस यहां पर क्या बोल दिया भाई ने मासेस सेम बोल दिए एंड ऑफ द सेम मेटल आर टेकन मेटल भी सेम बोल दिया यानी कि डेंसिटी सेम हो गई द डायमीटर ऑफ द वायर A इज द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ B का जो डायमीटर है B वाले से हाफ है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर A B 24 ओम अगर रेजिस्टेंस जो है वो इसका 24 ओम है पहले वाले का तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर B इज जनता दर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू rho L by A रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू rho L by A क्या मटेरियल सेम है सेम मेटल है तो यानी कि डेंसिटी जो हो गई वो सॉरी रेजिस्टिविटी जो हो गई वो सेम हो गई यानी कि आपको खेल रह गया वो रह गया लेंथ का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का खेल रह गया यहां पर क्या बोल रहे हैं टू वायर A एंड B ऑफ इक्वल मासेस ये A है और ये वाला मास है हमारा B ये है A और वायर और ये है B मासेस कैसे हैं मास ऑफ A मास ऑफ B दोनों कैसे हैं हमारे बराबर है मास ऑफ A मास ऑफ B बराबर है बढ़िया diameter of wire A is the half of diameter of B यानी कि रेडियस भी हाफ है रेडियस ऑफ A is equals to half of radius of B आपने कहा ठीक फिर if the resistance of the wire A B 24 अगर A वाले वायर का रेजिस्टेंस हमारा 24 है तो B वाले का बताओ मैंने तो बहुत सुंदर अब सोच के बताओ जरा मासेस सेम है डेंसिटी सेम है तो वॉल्यूम भी कैसे होंगे आपने कहा सेम when the volume of A is equals to volume of B अब यहाँ से वॉल्यूम क्या होगा हमारा एरिया ऑफ A क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ऑफ A इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ B इनटू लेंथ ऑफ B तो यार सिंपली है डेंसिटी इक्वल टू सेम डेंसिटी होगी मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू सेम मास सेम है ही तो वॉल्यूम भी कैसे होंगे हमारे सेम ठीक यहां से क्या पता लगा हमको यहां से ये पता लगा कि यहां से जो लाइन है इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए ये पता लगा हमको ओके अब क्या देखते हैं अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं ऐसे करके एरिया ऑफ A अपॉन एरिया ऑफ B इज इक्वल टू LB बाय LA बोलो क्लियर है आपने कहा ठीक है मैंने बोला ठीक है अब यहां से रेजिस्टेंस ऑफ A अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ B इज इक्वल टू
ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ ए इनटू लेंथ ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ बी। बोलो सही है या नहीं? बोलो जल्दी से बोलो, सही है? एरिया में और चेंज कर देते हैं। एरिया की जगह हम लिखेंगे पाई आर ए स्क्वायर अपॉन पाई आर बी की जगह क्या लिखें 2r a यानी कि 4r a का स्क्वायर। r a स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। l b बाय l a इज इक्वल टू कितना आ गया 1 बाय 4r। l b बाय l a बराबर 1 बाय 4। यहां पर क्या था हमारा ए हो जाएगा यार ए बी, ठीक है। चलो सिंपलीफाई आर ए बाय आर बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ बी इज उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू फर्दर लेंथ हो जाएगी हमारी एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू इसकी जगह पे आप सब ये तो दिख रहा है ना एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी, इसकी जगह पे अपन लिख सकते हैं एल ऑफ बी अपॉन एल ऑफ ए। हाँ ना, फिर से ये आ गया एल बी अपॉन एल ए इज 1 बाई 4 तो ये लिखा जाएगा 4 इंटू 4 मतलब 1 बाई 4 1 बाई 4 ये हो गया 16। अब आर ए हमारा जो है वो है 24 तो आर बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 बाय 16 यानी कि 8 या 24 8 गुना 16 1.5 मेरे ख्याल से, अगर मैं सही जा रहा हूं तो 8 या 24 8 गुना 16 मेरे हिसाब से तो 1.5 है। बाकी एक बार चेक कर लेना कहीं मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो और मुझे समझ में ना आया हो तो यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। और भी अगर सुंदर करना चाहो तो इसको ऐसे भी सुंदर कर सकते हो, कैसे आर ए बाय आर बी इज इक्वल टू एल ए बाय एल बी ए बाय ए, ए बाय ए बी इज एल बी बाय एल ए बाय एल बी। इसको फिर से लिखता हूं एल ए बाय एल बी इनटू ए बाय ए बी, इसकी जगह लिखूंगा एल बी बाय एल ए, ठीक है। अब लेंथ का जो रिलेशन आया है बी बाय ए यहां से हो जाएगा एल ए स्क्वायर बाय एल बी स्क्वायर, यही तो, और एल बी बाय एल ए आया है 1 बाय 4 तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। बाकी को कर देना वहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन The EMF of a cell is E and its internal resistance is R. Its terminal are connected to a resistor. एक सेल है जिसका EMF कितना है डॉक्टर साहब E है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा गया। बात क्लियर हो गई? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई। Here the potential difference between the terminal is 1.6 for R. R की वैल्यू इन्होंने कितनी रखी है? दो कंडीशन बनाई है। पहले तो E इज इक्वल टू होता है V माइनस आई आर, एक तो ये होता है, यहां पर मेरे को I गिवन नहीं है तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। एक होता है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E बाय V माइनस 1। क्या स्मॉल r में इक्वेशंस हैं? हाँ सारी स्मॉल r में है। कैपिटल R हमको गिवन है, E हमको पता करना है और V हमको गिवन है, तो ये मेरे लिए परफेक्ट इक्वेशन है। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में तीन टाइप की इक्वेशन लगती है, मैं लिख देता हूं। E is equals to V minus IR डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। स्मॉल r is equals to कैपिटल R E by V minus 1 और एक है हमारी I is equals to P upon R plus R। ये तीन इक्वेशन है, आप लोगों को याद रखना है इसको, ठीक है। कोई बड़ा टास्क नहीं है, छोटे-छोटे से इक्वेशन है सेल। तो ये मेरे लिए परफेक्ट इक्वेशन यहां पर दिख रही है, आपने कहा ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं पोटेंशियल को 1.6 देख रहा हूं जिस टाइम पे मैं रेजिस्टेंस को 4 ओम रख रहा हूं और पोटेंशियल देख रहा हूं 1.8 जिस वक्त मैं R को रख रहा हूं 9, तो बताओ जरा उस टाइम पे E मेरा कितना है और R मेरा कितना है? क्या E मेरा 1 है, R 1 है या E 2 है, R 2 है? ये सारी चीजें बता दें। मैंने कहा दो इक्वेशन है, दो नोन है, बात खत्म हो गई।
तो यहाँ से क्या करते हैं हम स्मॉल आर की वैल्यू रखते हैं। स्मॉल आर बराबर क्या रखेंगे, कैपिटल आर पहली वाली इक्वेशन में कितना 4, ई कितना हमें नहीं पता, वी कितना हमें पता है, वी कितना रखा है 1.8 माइनस का 1। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? आपने कहा हाँ सर समझ आ रही है। इनका दूसरी इक्वेशन देखो। अच्छा क्या चीज चेंज हो सकती है? क्या ईएमएफ ऑफ द सेल चेंज हो सकता है? नहीं। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है? नहीं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरी वाली इक्वेशन के हिसाब से देखूंगा, स्मॉल आर ये पहली इक्वेशन हो गई। अब मैं दूसरी इक्वेशन के हिसाब से फिर से वही रखूंगा। जब मैंने पोटेंशियल सॉरी कैपिटल आर कितना रख रहा हूं मैं दूसरी कंडीशन में 9, तो ये आया 9 ई बाय वी। वी की जगह पे कितना रखूं 1.7। वी पहले वाले में 1.6 है ना, 1.6 यहाँ पर 1.8 माइनस 2, ये तो आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में स्मॉल आर सेम है तो कैपिटल आर भी ये वाला टर्म भी हमारे सेम हो जाएंगे, यानी कि 4 e by 1.6 minus 1 equal to 9 e by 1.8 minus 1। सही, 4 से मल्टीप्लाई करें ये होगा 4e divided by 1.6 minus 1 equal to 4 9e upon 1.8 minus का 9। सही है। अब यहां से करेंगे क्योंकि हमारे पास में कितना आ जाएगा, सिंपलीफाई करके देखें, लंबा लेके आया और आसान कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं और आसान कर सकते हैं डॉक्टर साहब, कर सकते हैं सर। चल काट 4 से काटा 0.4 और 9 से काटा 0.2, कितना बना देखो, ठीक है कितना बनेगा सोच के बताया जाता है। e by 0.4 माइनस का 4 इक्वल टू e by 0.2 माइनस का 9। सही है। इसको यहाँ पर लेकर आए, अगर मैं इसको tan t करूँ तो ये 4 हो जाएगा, माइनस का tan t करूँ तो ये 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको तो माइनस का 9 रहने दें, इसको प्लस का 4 रहने दें, तो ये बनेगा माइनस का 10/4 e इक्वल टू माइनस का 5। 5 में माइनस ने माइनस को काटा, 5 ने इसको काटा 2, इसने इसको काटा 2, e इक्वल टू निकल के आया 2। ठीक, अब इस e की वैल्यू में यहाँ पर अगर पुट कर दूं या यहाँ पर पुट कर दूं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो स्मॉल r कितना आएगा 4 2 by 1.6 minus 1, तो ये हो जाएगा 0.4 into 4 divided by 1.6, ये हो जाएगा 1.6 divided by 1.6, that is equal to 1 ohm। स्मॉल r is equal to 1, e equal to 2। सही है, ये वाली इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 10 to the power minus 3 watt, what 10 to the power minus 3 watt। मुद्दा, जैसे ही मेरे दिमाग में इस तरीके के प्रश्न आते हैं फौरन मेरे दिमाग में आता है कि फॉर 1 सेकेंड पावर इज इक्वल टू एनर्जी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पावर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी। वो जो वॉट लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, वॉट मैं पढ़ता हूँ 10 to the power minus 3 जूल, क्योंकि जो भी बातें हो रही है वो 1 सेकंड के लिए हो रही है, नहीं हो रही है मैं मान लेता हूँ, अगर नहीं हो रही होती है मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे ये पता लगता है कि जो एनर्जी है वो कितनी है 10 to the power minus 3 जूल। 10 to the power minus 3 watt of 5000 एंगस्ट्रॉम लाइट इज डायरेक्टेड ऑन अ फोटोइलेक्ट्रिक सेल। ये हमारे पास में एक फोटोइलेक्ट्रिक सेल है, इस पे जो लाइट गिर रही है ये कितनी गिर रही है 10 to the power minus 3 जूल, और इसमें जो वेवलेंथ है वो है हमारी 5000 एंगस्ट्रॉम। if the current in the cell is 0.16 microampere, I is equals to 0.16 microampere, the percentage of incident photon, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अरे मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, आजम को भेजा, आजम आ रहे नीचे फर्स्ट क्लास में ना, फौरन जैसे फोन करेगा।
परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट फोटोन विच प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो एक चीज बताऊं मैं कि अगर मेटल की प्लेट पे 100 फोटोन गिरते हैं, 100 फोटॉन अगर गिरते हैं तो 100 ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, जरूरी नहीं, ये मैक्सिमम नंबर है, इससे ज्यादा तो निकल नहीं सकते, इससे कम निकल सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं वो अंदर की तरफ बैठे होते हैं मेटल के सरफेस पे, तो जो ऊपरी सरफेस पे जो बिल्कुल सरफेस से चिपके हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी एनर्जी यहाँ लूज कर देते हैं। सम ऑफ इट्स एनर्जी का जो होती है, सम ऑफ इनकी एनर्जी होती है वो लूज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन, कोलिजन के फॉर्म में ये लूज हो जाती है, ठीक है। तो मुद्दा यह है कि कह रहा है कि कितने फोटॉन से कितने इलेक्ट्रॉन गिरे, जबकि इन्होंने क्या बता दिया अपना को, करंट बता दिया। मुद्दा क्या है, करंट बताने से डॉक्टर साहब हमें क्या पता लगा, करंट बताने से हमें ये पता लगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, क्योंकि Q इज इक्वल टू Ne और Q इज इक्वल टू IT। हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू Ne और IT। ये हो, अब मुद्दा क्या है, हमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है, तो I इंटू टी बाई ई, यहाँ पर देखो 1 सेकेंड अगर मैं कर दूं तो खेल खत्म हो जाएगा कि नहीं, हाँ बात ही खत्म हो गई। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा, I दैट इज 0.16 माइक्रो एम्पियर यानी 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय E हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9, माइनस का 19 ऊपर पहुंचा तो प्लस का 19, प्लस का 19 और माइनस का 6, प्लस का 19 और प्लस का 19 और माइनस का 6, हाँ जनरल प्लस का 19 जो ऊपर पहुंचा, माइनस का 6, प्लस का 13 बनाएगा, प्लस का 13 एक जीरो अगर इसको और दे देगा तो प्लस का 12 तो रह जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 12 हमारे पास में क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई मैंने कहा नंबर ऑफ फोटॉन भी पता लगना चाहिए, तो नंबर ऑफ फोटॉन कैसे पता लगाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन इतनी बेसिकली जो एनर्जी होती है वो होती है hc/λ, एक फोटॉन की अगर मैं n लगा दूं तो क्या यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू लैम्डा बाय hc, यही तो हो जाएगा। आपने कहा ठीक, मैंने जो बोला ठीक, नंबर ऑफ फोटॉन की एनर्जी कितनी गिवन है हमको, 10 टू द पावर -3, वेवलेंथ कितनी गिवन है हमको 5000 इंटू 10 टू द पावर -10, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और C है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। बोलो अब सोचो जरा, माइनस का 10 प्लस का 3 कितना बचा, अच्छा प्लस का 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 10 रह गया, ये 8 ऊपर आया तो माइनस का 18 हो गया, कितना हो गया ये माइनस का 18, 10 की पावर माइनस का 18 और माइनस का 34 ऊपर पहुंचा तो ये हो गया प्लस का 34। हाँ यार 6 की 18, 6 की 18, ये क्या 20 भी बन जाएगा, तो आप कहोगे हाँ सर 20 तो बन ही रहा है। बोलो क्लियर है, अब सोचो 18 माइनस का 34 प्लस का कितना बचेगा, ये हमारा 21, 14 में से 8 गया, कितना होता है 14 में से 8 6, यहाँ पर बचा हमारा 2 में से 16, 10 की पावर 16, 5 अगर इसका काटेंगे ये हो जाएगा हमारा, एक जीरो में एक जीरो को काटा ये हो गया 10 की पावर 15, 2.5 इंटू 10 की पावर 15 नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन। बोलो माया, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बताता है, ये पूछता है, क्या पूछता है, कहता है कितने परसेंट ऑफ इंसिडेंट फोटॉन विच प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन, कितने परसेंट फोटॉन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन बनाए, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल n2 में 100, यही तो हो गया, फाइनल कितने हुए हमारे 10 टू द पावर 12, तो परसेंटेज देख लेना, चलो
20% का होगा। 20% हमने 100 रुपए का 20%, किसी ने 40 रुपए दिए और उसने 10 रुपए का काम कर दिया, तो क्या कहोगे, इसने 25% काम कर दिया। तो कह रहे हैं कि नंबर द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट फोटोन का कितना परसेंट हमारा यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन आया, ये पूछ रहा है। फोटो इलेक्ट्रॉन कितने परसेंट हमारे आए। तो मुद्दा ये है परसेंटेज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फोटोन which makes फोटो इलेक्ट्रॉन कैसे करके यहाँ पर दिखाएंगे वो समझते हैं। तो क्या होता है हमारा कि 2.5 का कितना परसेंट, यानी कि x परसेंट ऑफ 2.5 इंटू 10 की पावर 15, किसी का x अमाउंट इज इक्वल टू कितना है 10 टू द पावर 12। तो क्या किया जाता है, यहाँ से इसको यहाँ पर डिवाइड किया जाता है 100 से, ये 100 से डिवाइड हुआ, ये गया हमारा x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 40 अपॉन 2.5 इंटू 10 की पावर 15 ऊपर गया, ये कितना हो गया हमारा 10 की पावर माइनस 15, यानी कि 0.1 अपॉन 2.5 पॉइंट ने इसको आया, ये आया 0.04% x, कितना परसेंट आया, ये बात समझ आ गई। परसेंटेज ऑफ फोटोन व्हिच मेक्स फोटो इलेक्ट्रॉन का, मान लो x अमाउंट के फोटोन 2.5 का x परसेंट, 2.5 into 10 की पावर 15 का x परसेंट जो मिला वो ये मिला 10 की पावर 12, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले, यानी कि फोटोन का x परसेंट इक्वल टू फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसका परसेंटेज जब निकाला तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आया 0.04% निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A proton and an electron are accelerated by a same potential difference. Have de Broglie wavelength lambda p and lambda e are. तो अपना को पता है डॉक्टर साहब, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन अंडर रूट 2m e काइनेटिक एनर्जी होती है ना। अब मुद्दा ये है कि पोटेंशियल h कैसा है, अपने का कांस्टेंट, e कैसा, सॉरी v कैसा कांस्टेंट, e कैसा कांस्टेंट, 2 कैसा कांस्टेंट, यानी कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m। तो जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, मास तो प्रोटॉन का ज्यादा, तो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज कम देन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अडॉप्शन हमारे पास यहां से हो जाएगा 159 के बाद 160 की तरफ बढ़ते हुए हम लोग। एंड इलेक्ट्रॉन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आई है, यानी कि पोटेंशियल जो मिला है इनिशियल, इसको इनिशियल पोटेंशियल वो कितना मिला है 100 वोल्ट का मिला है। इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, 50 वोल्ट का और पोटेंशियल मिल गया, तो टोटल पोटेंशियल कितना मिल गया 150 वोल्ट का। नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम, अब बताओ लैम्डा बराबर क्या होगा, तो आपने कहा लैम्डा बराबर होता है हमारा 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ v, अंडर रूट 150 कितना होता है, अंडर रूट 150, ये भी तो इतना ही होता है 12.27, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 in एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये आंसर अपना एंगस्ट्रॉम में होता है ना, तो आंसर इज 1 एंगस्ट्रॉम। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सीधा साधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। The threshold wavelength of photosensitive surface is lambda naught. Threshold का मतलब वो मैक्सिमम, इससे ज्यादा हुई तो काम नहीं चलेगा, इससे कैसी होनी चाहिए कम। The photoelectric will take place only if कब, अरे यार लैम्डा इज लैम्डा जो है वो छोटा हो या बराबर हो लैम्डा नॉट से, फ्रीक्वेंसी में मिनिमम होगी, उससे ज्यादा हो तो चलेगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, देखो बेटा फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एनर्जी को बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है किसी चीज की तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो एनर्जी ज्यादा होने को होता है, और अपना को पता है एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा जो होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा जो होना चाहिए वो थ्रेशोल्ड बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना है, और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड मतलब वो
मिनिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी भी रखो। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, लैम्डा जो है वो लेस हो या तो छोटा हो या तो बराबर हो। तो फोटोइलेक्ट्रिक विल टेक प्लेस ओनली इफ लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट। ये वाला ये इक्वल टू भी हो जाएगा फॉर वर्क फंक्शन की कंडीशन के लिए। हाँ या ना, मतलब इलेक्ट्रॉन मेटल से सिर्फ निकल जाए उसके लिए बराबर भी चल जाएगा। 162 the number of photon emitted per second by a 3.2 milliwatt। फिर से वही आ गया, पर सेकंड भी आ गया। देखो साथ साथ तो मैं मिलीवॉट लिखूं या इसको मैं ये जानूं 3.2 मिली जूल। बोलो एनर्जी पता नहीं लग गई मुझे? आपने कहा हाँ ठीक है सर पता तो लग गई। वेवलेंथ पता लग गई मेरे को? हाँ सर पता लग गई। पूछा क्या नंबर ऑफ फोटॉन। एनर्जी का फार्मूला होता है n/λ। बोलो हाँ या ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना, क्या पूछा नंबर n पूछा है, क्या पूछा है n इज इक्वल टू e λ/hc। e की जगह पे कितना रखूं 3.2, मिली की जगह नहीं मिली, लैम्डा की जगह 6.21, नैनो की जगह 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 6.6 into 10⁻⁻34 into c की वैल्यू 3 into 10⁸। बोलो हाँ या ना। आपने कहा ठीक, मैंने भी बोला ठीक। इस 6.6 ने 6.2 को मार दिया, 3 ने 3 को मार दिया। बोलो तारा ला 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 माइनस का 34 प्लस का 8 कितना बनता है माइनस का 26। माइनस का 26 ऊपर पहुंचता है तो प्लस का 26, प्लस के 26 में से 3 निकालते हैं तो ये बचता है 23, प्लस का 23 और प्लस का 23 में से -9 और कर दो, 23 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, 3 यहाँ से उड़ाया 6 वहां से उड़ाया तो 14 बचेगा। 10 की पावर कुछ भी तो नहीं बचा, n बराबर 10 की पावर 14। मेरे हिसाब से तो यही है, बात अपने हिसाब से देख लेना। थोड़ा मोड़ा मैंने, अरे यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, सारे पावर में ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइड्रोजन एटम मूविंग विद द स्पीड v absorb a photon of wavelength इतना इतना and stop, then the value of v is nearly equal to। फिर से सुन लो, हाइड्रोजन एटम is moving with the speed v, absorb a photon। तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाइड्रोजन एटम है जिसका मास है हमारा m और इसकी वेलोसिटी है v। ये फोटोन को खा जाता है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, जिसकी वेवलेंथ है इसका मोमेंटम कितना होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो p इज इक्वल टू h/लैम्डा। h कितना रखूंगा 6.6 into 10⁻⁻34 और लैम्डा की जगह रखूंगा मैं 127 into 10⁻�9। बोलो हाँ। v पूछा भाई, v इज इक्वल टू क्या है, मास किसका रखा जाएगा, हाइड्रोजन एटम का मास किसका रखा जाता है, मूविंग विद द स्पीड इतना इतना। हाइड्रोजन एटम 1h1 एक ही प्रोटॉन है तो किसका मास रख दूं मैं, प्रोटॉन का। ये हो जाएगा 6.6 into 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 1.67 into 10⁻⁻27 into 127 into 10⁻⁻9। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो। सिंप्लीफाई तुम करोगे मैं करूं, माइनस का 27, ये बचा माइनस का 36 ना 36, ऊपर पहुंचा प्लस का 36 माइनस का 34, ये बचा प्लस का 2। बोलो क्लियर, हाँ सब क्लियर। 16 कम 16 16 चौका 64, v इज इक्वल टू कितना है 4/127 into 10⁻²। इसको भी और सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा 400 डिवाइडेड बाय 125। 25 से काटा 25 5, 25 से काटा 25 चौका 100 16 16/5। ऐसा भी कोई ऑप्शन है, 5 से काटा 5 किया 15 कैरी 1, 5 गुना 10। मेरा कुछ ज्यादा ही अप्रॉक्स आ रहा है बेटा, एक बार कैलकुलेशन देख लेना। मैं बहुत ज्यादा अप्रॉक्स मारता हूँ और मॉडर्न में तो स्पेशली मैं अप्रॉक्स मारता हूँ। एक बार आंसर कैरी कर लेना, मेरे हिसाब से जितना आ रहा है तो अपने हिसाब से भी चेक कर लेना, ठीक है। इफ सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शन इतना 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 इज्जत के साथ रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ देयर कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब क्या होता है बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वर्क फंक्शन हमको पता है, ठीक है। वर्क फंक्शन जो होता है बेटा वो होता है
hc/λ0, यानी कि वर्क फंक्शन ऑफ रेशियो ऑफ कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि हमको चाहिए, पहले चलो यहां पर देखते हैं सोडियम वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर। ठीक, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम अपॉन वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज इक्वल टू Hc, तो कांस्टेंट रहेगा, ये आएगा हमारा सोडियम, यहाँ पर Hc और ये आएगा लैम्डा कॉपर, ये कैंसिल। वर्क फंक्शन सोडियम का कितना है, आपने कहा 2.3, कितना है कॉपर का 4.6 इक्वल टू लैम्डा कॉपर अपॉन लैम्डा सोडियम। इसने काटा इसको तो आया 1/2, यहीं पर ही मिस्टेक कर देती है जनता। पूछा है लैम्डा सोडियम अपॉन लैम्डा कॉपर, और वो भी कौन सा थ्रेशोल्ड, तो ये हो जाएगा 2:1, ये नहीं होगा 1:2, ये भी लिखा हुआ है 1:2। जनता आंसर क्या होगा 2:1। और कभी-कभी ऐसा लगेगा अरे यार ये तो हम पागल बनाने के लिए 2:1 इन्होंने पहले दे दिया, इसके आंसर तो हमारा 1:2 आया, हो ये तो पागल बनाने, लेकिन इस बार पागल बनाने के लिए नहीं, इधर सही वाला 2:1 था। Next question. A point source of monochromatic light is set is at a distance of 0.2 meter from the photoelectric cell. The stopping potential and saturation current are इतना किसके साथ? If the same source is placed 0.6 meter away, पहले कितने दूर रखा हुआ था 0.2 मीटर, यानी कि R के चेंज होने पर, R के चेंज होने से इंटेंसिटी पे फर्क आता है, इंटेंसिटी विल चेंज, R की ना इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। चलो ठीक है, फ्रॉम द फोटोसेल स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर डिपेंड करती है, जोर से बोलो, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। समझ आ रहा है नहीं यार, ना कि इंटेंसिटी पे। तो बताओ जरा, अगर हमने इसके दूरी में, जो लाइट हमारी यहाँ पर पड़ रही है, लाइट की दूरी से हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ सैचुरेशन करंट पे फर्क पड़ेगा। फिलहाल मुद्दे की चीज क्या करेगा, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो सैचुरेशन करंट पे हमारे कोई फर्क पड़ रहा है, सैचुरेशन करंट कितना ही रहेगा, सेम रहेगा, जितना था 0.6 वोल्ट था, 0.6 वोल्ट ही रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना रहेगा 0.6 वोल्ट, बोलो तारा क्लियर बा। अगर ये मल्टी करेक्ट होता तो मैं आगे भी चेक करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये वाली बात तो गलत है कि चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सैचुरेशन करंट हमारा देखेंगे क्यों नहीं देखेंगे। There are n1 photon of frequency nu1 in the beam of light. It is equally energetic beam. There are in an equally energetic n2 photon of frequency nu2. The correct relation is, हमारे पास में एनर्जी कैसी है डॉक्टर साहब, आपने कहा सेम, तो मैंने कहा E1 इज इक्वल टू, आपने कहा E2, मैंने कहा E इज इक्वल टू होता है H म्यू, एक फोटोन के लिए, तो n फोटोन के लिए H म्यू। अच्छा, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन कितने, n1, H तो कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी का, इज इक्वल टू n2 H म्यू2, H ने H को मार दिया, n1 म्यू1 इक्वल टू n2 म्यू2। मैं बस ये नहीं समझ पाता हूँ अपनी जनता से कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो आप लोग इन टाइप के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हो, या मैं ये पूछना चाहता हूँ अपनी जनता से कि ऐसा फिजिक्स में क्या है, एक लाइन में आंसर आ रहा है, एक लाइन में, जहाँ पर कहीं लग भी रहा है, मान लो कोई बच्चा वीक है और जहाँ पर आप लोगों को कहीं लग रहा है कि यार कैलकुलेशन जा सकती है, मत करो यार वहां की कैलकुलेशन, लेकिन यार इस चीज को तो देखो, ये चीज तो कर ही सकते हो। आप कहोगे नहीं हम करना ही नहीं चाहते, हमें सिर्फ और सिर्फ गधा बनना है, हमें सिर्फ बायो और केमिस्ट्री से ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजों पर ध्यान नहीं रखना। मैं दावे से कह सकता हूँ सिलेक्शन नहीं बनेगा, बिना सारे सब्जेक्ट को लेकर चले सिलेक्शन नहीं बनेगा। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल विद एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इतना 6.7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट इज। मुद्दा ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया,
काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 4 eV। आपने कहा हाँ सही बात है। तो मैंने कहा कि वर्क फंक्शन जो हमारे पास में h न्यू है, h न्यू इज इक्वल टू टोटल प्रोटॉन की एनर्जी, वो दो हिस्सों में वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होती है। ये जो टोटल एनर्जी है भाई कह रहे हैं 7.4 रुपए है। आपने कहा हाँ ठीक है। वर्क फंक्शन कह रहा है बताओ, जबकि काइनेटिक एनर्जी कितनी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको डायरेक्टली उनको थोड़ी बोलेगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में बोला है। स्टॉपिंग पोटेंशियल में अगर मैं ई लगा देता हूं तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी नहीं बन जाती है। आप कहोगे हाँ 4 को इधर भेजूंगा तो 3.4 नहीं हो जाएगा। अब आप कहोगे कि यार ये इतने आसान क्वेश्चन फिजिक्स में कैसे करके आ सकते हैं? वर्क फंक्शन है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ हो गया खत्म, इतना ही आसान होता है। कुछ होते भी हैं पर ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल टफ नहीं होते हैं। If a metallic surface is illuminated by radiation of frequency nu, फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर है थ्रेशोल्ड से, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं होगी। देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन इज k। कह रहा है कि अगर किसी मेटल की सरफेस पे 100 रुपए की एनर्जी गिरी तो कह रहा उसमें से 40 रुपए जो है वो काइनेटिक एनर्जी को दे देगी। ये टोटल है, टोटल एनर्जी कितनी की 100 की, काइनेटिक कितनी की मिलेगी 40। अब बताओ जरा वर्क फंक्शन हमारा कितना? तो आपने कहा 60, तो 60 तो फिक्स हो गया ना वर्क फंक्शन। आपने कहा हाँ सब सही है, फिक्स हो गया। अब कह रहा है कि इफ द सेम सरफेस इज अगेन इल्यूमिनेटेड बाय रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 न्यू, यानी कि 3 गुना, यानी कि जो एनर्जी अभी 100 की गिराई थी, अब ये एनर्जी इन्होंने क्या किया 300 की गिराई। ठीक, अब बताओ जरा 300 की जब एनर्जी गिराई, इसका जो वर्क फंक्शन है वर्क फंक्शन वो तो 60 ही रहा, वो तो फिक्स है ना, वर्क फंक्शन मेटल का फिक्स हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी रही? तो आपने कहा 60 माइनस कर दो 300 में से, तो ये हो गई 240। तो बताओ 40 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं ये होता है 120। क्या ये 120 है ये 240? तो आप कहोगे ना 120 से तो ज्यादा है, यानी कि 3 गुना करने से भी ज्यादा आ रही है। काइनेटिक एनर्जी कैसी आ रही है? अगर हमने इंसिडेंट एनर्जी को 3 गुना कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मोर देन 3, बिकम्स मोर देन 3 टाइम्स, मोर देन ट्रिपल, ये बन जाएगा। या अगर मैंने काइनेटिक किसी की इंसिडेंट एनर्जी को यानी कि फोटोन की एनर्जी को मैंने 2 टाइम्स अगर इंक्रीज कर दिया तो जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी हमारी, जो हमारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे काइनेटिक एनर्जी उनकी डबल से ज्यादा रहेगी। ये बात आप लोगों को याद रखना, कई बार ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a metallic surface is illuminated with light of wavelength lambda, the stopping potential is x equal. When the same surface is illuminated by light of wavelength 3 lambda, जब हम लैम्डा का डाला वेवलेंथ तो हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिला x। जब कह रहे सेम सरफेस पे, सेम सरफेस बोलने का मतलब क्या हो गया? वर्क फंक्शन सेम। सेम सरफेस बोलने का मतलब क्या हो गया? वर्क फंक्शन सेम। तो कह रहे हैं कि जो हमारे पास में सेम सरफेस बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज s/4 देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटालिक सरफेस। अब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो बनती है वर्क फंक्शन से बनती है, वो बनती है fc/लैम्डा नॉट, इससे बनती है। तो लैम्डा नॉट जो हो गया वो हो गया fc/w, बेसिकली ये हो गया हमारा, है ना। मैं ये कहना चाह रहा था जनता दल से कि सिंपलीफाई कर लेते हैं हम लोग, क्या ही दिक्कत है? 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। हमारे पास में क्या है? एक मेटालिक सरफेस है, उसको अगर हम उस पे लाइट डाल दें लैम्डा वेवलेंथ की, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कितना आ रहा है? x वोल्ट का आ रहा है। तो हम यहां से क्या कर दें इसको, दो इक्वेशन 2 अननोन, बात खत्म करना होगा। चलो hc/लैम्डा इज इक्वल टू x into p, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ में p लगाने से काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, प्लस hc/लैम्डा नॉट जो कि फिक्स है। इसको 2 बार में नहीं लिखता, मैं एक ही बार में लिखता हूं, बहुत सारा लिखा जाता है। इसको मैं w लिखूंगा, सही है? आपने कहा ठीक है। तो मैंने कहा w इज इक्वल टू कितना है? तो आपने कहा hc/लैम्डा माइनस x2, आपने कहा ठीक है। इसे मैं बोलूंगा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 वर्क फंक्शन तो हमारा सेम ही रहेगा। अब कह रहा है जब वेवलेंथ हमने 3 लैम्डा गिराई थी तभी हमारा x/4 यानी कि xe/4 बना था हमारा, तो इक्वेशन नंबर 2 पे दूंगा। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड अगर हमें सेम है तो राइट हैंड साइड मस्ट बी सेम। तो यहां से क्या कंडीशन बनेगी बेटा? hc/लैम्डा माइनस का xe इज इक्वल टू hc/लैम्डा 3 लैम्डा माइनस का xe
कहा ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब यहाँ से इसको लेकर जाते हैं हम, या इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, तो ये एक्स ई माइनस एक्स ई बाय 4 इज इक्वल टू एक्स सी बाय लैम्डा माइनस एक्स सी बाय 3 लैम्डा। 1 माइनस 1 बाई 3 हो जाता है हमारा 2 बाई 3, तो इसको रखेंगे 2 बाई 3 एक्स सी बाय लैम्डा एक्स सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3 बाय 4 एक्स ई। बोलो हाँ कि ना? आपने कहा ठीक, मैंने भी बोला ठीक। हमें चाहिए क्या है बेटा लोग? हमको चाहिए है क्या चाहिए हमको? एक्स ई की वैल्यू निकाल देना, वर्क फंक्शन हमारा निकल आएगा, बात खत्म। 4 से मल्टीप्लाई हुई हो गया 8 एक्स सी बाय 9 लैम्डा इज इक्वल टू एक्स इनटू ई। बोलो हाँ कि ना? अगर मैं एक्स ई यहाँ पर पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, या जो भी इक्वेशन थी हमारी, तो ये हो जाएगा एक्स सी बाय लैम्डा माइनस एक्स ई इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो यहाँ से क्या मिलेगा डॉक्टर साहब हमको? यहाँ से मिलेगा एक्स सी बाय लैम्डा माइनस एक्स सी की जगह पे 8 एक्स सी बाय 9 लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन 9 लैम्डा एलसीएम रहेगा, यहाँ पर आएगा 9 माइनस 8 दैट इज एक्स सी बाय लैम्डा। बोलो क्लियर? वर्क फंक्शन चलो अब बताओ जरा 9 एक्स सी बाय 9 सॉरी एक्स सी बाय 9 लैम्डा इज इक्वल टू एक्स सी बाय लैम्डा नॉट एक्स सी को मार दिया, लैम्डा नॉट बराबर 9 लैम्डा। ये हो गया हमारा तारा। सिंपल सी बात थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था। अब हम आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल v1 and v2 such that their d Broglie wavelength becomes equal. d Broglie wavelength are equal. कौन कौन थे? एक तो था हमारा प्रोटॉन भाई और एक था हमारा अल्फा पार्टिकल। दो बातें थी हमारी, और इनको क्या किया आपने? सेम पोटेंशियल से बनाया, नहीं सॉरी अलग अलग पोटेंशियल से भगाया, लेकिन उनकी डी मोगली वेवलेंथ जो थी वो सेम हो गई। डी मोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू डी मोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हिच इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन, 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और वोल्टेज जिससे उसे एक्सेलरेट किया इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, क्यू ऑफ अल्फा, वोल्टेज। बोलो सही है? h ने h को मारा, रूट ने रूट को उड़ा दिया, ये क्या हो गया हमारा? 2 ने 2 को भी उड़ा दिया। मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, v ऑफ अल्फा इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन व्हिच इज इक्वल टू e 2e into v2। बोलो क्लियर? MPE कैंसिल, अपना से पूछा v1 by v2 इक्वल टू 2 4 जा 8 2 जा 16। अच्छा यहाँ का 2 कर लिया मैंने, ये तो 2 और 2 उड़ गया था ना, तो ये हो जाएगा 8:1। कौन सा आंसर? 8:1। थर्ड नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बा डी मोगली वेवलेंथ ऑफ टू पार्टिकल आर इन द रेशियो ऑफ 1:3 लैम्डा 1 by लैम्डा 2 इक्वल टू 1 by 3 ऐसे करके बोल दिया। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब r दे रखा है r1 by r2 is equal to 2:1। What is the ratio of magnitude of charge on each? सोचो जरा ध्यान से सुनो। मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अगर मैं रेडियस का फॉर्मूला लिखूं तो ये होता है mv अपॉन qv। बहुत सुंदर। अब ये mv जो है ये मोमेंटम है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ टू पार्टिकल आर इन द रेशियो ऑफ 1:3। ओके अच्छा लैम्डा इज इक्वल टू होता है h by p। तो मैं कह सकता हूं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू p2 by p1। आया लैम्डा 1 by लैम्डा 2 इक्वल टू mv2 by mv1। बोलो क्लियर? ठीक। अब मैंने यहाँ पर सोचा b कैसा है, तो आपने कहा b तो
P1 by Q1 P2 by Q2। बोलो सही। What is the ratio of magnitude of charge? यानी कि Q1 by Q2 अपना को चाहिए। Q1 इधर गया, Q2 इधर गया। P1 upon P2 तो अपने पास है ही है। R2 इधर ऊपर भागेगा और R1 कहाँ भागेगा? नीचे। बताओ P1 upon P2 कितना है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको उल्टा कर। P1 upon P2 के हिसाब से देखेंगे तो lambda 2 upon lambda 1 that is equal to 3:1। कितना हो जाएगा ये? 3:1। P1 upon P2 यार ये चीज को उल्टा करना है। P1 upon P2 तो lambda 2 by lambda 1 बनेगा ना। P1 by P2 lambda 2 by lambda 1 that is 3:1। और R2 by R1 अभी हमने निकाला। R1 by R2 is 2:1 तो इसका उल्टा हो जाएगा 1:2। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2। सिंपलीफाई कर लेना, देख लेना, मैं तो गड़बड़ नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ टू फोटोन इज 1:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम? E is equal to होता है hc by lambda, जिसमें ये h by lambda खुद में p होता है। E is directly proportional to p, मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एनर्जी के रेशियो E1 upon E2 1/2 है तो ये हमारा P1 by P2 का भी रेशियो है बेटा, यानी कि 1:2। कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन। 173 की तरफ बढ़ते हुए, the energy of photon corresponding to the visible light of maximum wavelength is approximately। विजिबल के लिए अगर हम बात करें और मैक्सिमम वेवलेंथ यानी कि 7000 एंगस्ट्रॉम के लिए, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ विजिबल इज 7000 एंगस्ट्रॉम। एनर्जी पूछिए तो एनर्जी कितनी होती है हमारी? एनर्जी इज इक्वल टू hc by lambda which is equal to 6.6 into 10 की पावर माइनस का 34 into 3 into 10 की पावर माइनस का 20 सॉरी प्लस का 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज 7000 एंगस्ट्रॉम। 3 into 6 ये हो गया हमारा 20। सीधे सीधे माइनस का 8 प्लस का 8 माइनस का 34 ये बनेगा हमारा माइनस का 26 डिवाइडेड बाय 7000। 3 0 उड़ा है 10 की पावर माइनस का 7, इसको ऊपर पहुंचा के लेके गया तो ये हो गया 10 की पावर प्लस का 7, तो ये बचेगा हमारा 20/7 into 10 की पावर माइनस का 19। ओहो 1.6 into 10 की पावर माइनस का 19 से और डिवाइड कर दो, माइनस का 19 कैंसिल हो गया। इसने काटा 4 चौक 16 4 पंचे 20 7 चौक 28 5/2 0.8 5 मान लो 5 जो भी है मेरे ख्याल से 1.6 आ रहा है। 50 के आसपास यानी कि 1.6 के नियरली इक्वल टू आ रहा है, नियरली इक्वल टू 1.2 सॉरी 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियरली इक्वल आ रहा है। इसको चेक कर लेना डॉक्टर साहब एक बार, इसको क्या कर लेना बेटा एक बार चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी जो होती है बेटा वो होती है hc by lambda से, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन वो हमारी हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। सिंपल कह रहे एनर्जी ऑफ फोटोन इज E हमने दे दी। लेट लैम्डा बी द डी ब्रॉगली लैम्डा 1, यहां पर लैम्डा 1 दे दिया हमने, बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड लैम्डा 2 बी द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। सॉरी अच्छा लैम्डा 1 नहीं है, फोटोन का लैम्डा 2 है और जो हमारा प्रोटॉन है उसका लैम्डा 1 है। लैम्डा 1 बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। बहुत ही ध्यान से, तो प्रोटॉन के लिए तो हम लोग लैम्डा लिखते हैं लैम्डा 1, वो हो जाएगा h/√2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। मुद्दा क्या कह रहा है? एनर्जी ऑफ फोटोन और काइनेटिक एनर्जी, ये जो है ये फोटोन की जो एनर्जी है काइनेटिक, इसको हम ये फोटोन की कर सकते हैं सॉरी प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसके लिए? लैम्डा 1 किसके लिए? फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन की लिए जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। लेकिन प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी तो फोटोन की एनर्जी के बराबर है, जो कि मैं लिख सकता हूं यहां से कितनी लिख सकता हूं बताओ? लैम्डा 1 इज इक्वल टू लिखूंगा h/√2m काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन। बोलो हाँ
अब कह रहा है लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज प्रोपोर्शनल लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 लैम्डा 1 के लिए मैं क्या लिखूंगा h अपॉन अंडर रूट 2m e और लैम्डा 2 के लिए क्या लिखूंगा h c बाय लैम्डा सॉरी h c बाय e यही से देखो लैम्डा 2 बराबर h c बाय e ये तो हो जाएगा ठीक है h c बाय e यहाँ पर देखो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट अगर मैं इसको ऐसे करके रूट से हटाऊं तो यहाँ से क्या पता लगेगा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट की नहीं पता लग रहा दिख रहा नहीं दिख रहा इसके एक रूट में इसकी एक पावर आधी पावर को कैंसिल कर दिया तो t की पावर 1 बाय 2 आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन radius of first Bohr orbit of hydrogen atom is r what is the radius of second r2 is equals to n square times of r z square by n square by z square n square by z sorry तो क्या बनेगा हमारा 2 का स्क्वायर यानी कि 4r r2 क्या होता है फार्मूला बेटा r is equal to n square h square epsilon naught upon z e square by m ये होता है फार्मूला रेड इज इक्वल सोचते हो कि नाम से होता फार्मूला बोल रहा है पूरे फार्मूले याद है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन z स्क्वायर पाई m देखते तुम्हारी उम्र है उससे दुगनी हमारी कमर है बिल्कुल भूलना नहीं है हम बूढ़े हो गए पढ़ाते पढ़ाते तो ये जो फार्मूला दिख रहा था ये बिल्कुल एकदम रटा रटा है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन z स्क्वायर पाई m यानी कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z और यहां से अगर मैं इसको कहूंगा तो 0.53 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम ये बन जाएगा हमारा तो इसका आंसर है 4r 5 क्वेश्चन और रह गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए इन अ हाइड्रोजन एटम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन करस्पॉन्ड टू इमिशन ऑफ फोटोन ऑफ हाईएस्ट वेवलेंथ हो वेवलेंथ कैसी चाहिए वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए बाबू वेवलेंथ मैक्सिमम यानी कि एनर्जी मिनिमम एनर्जी कैसी मिनिमम मुद्दा in an hydrogen atom which of the following transition correspond to emission of photon photon कब निकलता है पहले मैं तुम्हें यहाँ पर वो दिखा 1 2 3 4 5 6 सोचो जरा अगर मैं नीचे से इलेक्ट्रॉन है मेरा अगर ये इलेक्ट्रॉन मेरा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कब जा रहा है ये फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है ना तो नीचे से ऊपर तो नहीं जाना है क्योंकि एमिशन की बात करी जा रही है तो नीचे से ऊपर तो नहीं जाना है कहाँ जाना है हमको ऊपर से नीचे जाना है कहाँ जाना है ऊपर से नीचे आया ना तो देखो जरा 2 से 1 ये सबसे बड़ा एनर्जी का गैप होता है हाइड्रोजन एटम में जिसका एनर्जी का गैप हमारा कितना है 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सबसे बड़ा यानी कि एनर्जी हमको मिनिमम चाहिए मिनिमम मतलब छोटा सा गैप सबसे ऊपर वाला छोटा सा मतलब नीचे के जितने भी हैं सब बड़े हैं ऊपर का सबसे छोटा चाहिए सोचो 2 से 1 अगर 2 से 1 आओगे तो गैप बड़ा मिलेगा यानी कि एनर्जी ज्यादा मिलेगी फोटोन बड़ा छूटेगा 1 से 2 तो जाना ही नहीं है यार ये तो एब्जॉर्प्शन का केस है ये एमिशन का केस है 2 से 5 ये 2 है ये 3 4 5 ये वाला केस क्या ये वाले केस में एनर्जी यार बड़ी अच्छी खासी एनर्जी 5 से 2 और ये केस कौन सा है ये एब्जॉर्प्शन का केस है तो 5 से 2 ये एमिशन का केस है इसमें से फोटोन हमारा बहेगा निकलेगा जब हायर टू लोअर ऑर्बिट में आएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 176 के बाद है 178 द एनर्जी ऑफ 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू remove one of the electrons from the neutral helium atom the energy required to remove both of the electrons from the helium atom is जनता ये ट्रिकी क्वेश्चन है जेई में भी इस टाइप का हाइड्रोजन को लेके आया हुआ था क्वेश्चन वो क्या कहते हैं कि अगर हमने यहाँ से ये हमारा हीलियम है और हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव कर रहे हैं तो जनरल एनर्जी जो लगती है वो लगती है 13.6 प्लस की 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर n तो हमने 1 ले लिया लेकिन z हमारा हीलियम है तो z इक्वल टू कितना हो गया डॉक्टर 2 तो z स्क्वायर हो गया हमारा 4 6 24 कैरी फॉर्मूला 13 सबका 52 और 2 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारी एनर्जी लगेगी एक इलेक्ट्रॉन
पहले से ही निकाल चुके हैं। कितने से? 25 से। पता नहीं कौन सी ऑर्बिट में था, तीसरी में था, दूसरी में था, चौथी में था, पता नहीं कहाँ था, वो वहां से निकाल चुके हैं। एक पहले से 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक किसी और ऑर्बिट से निकाल लिए वो 25 में, लेकिन हमारा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है ना, उसको निकाला हमने 54 से। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आया? 4 5 4 9 और 5 6 7, कितना आ जाएगा हमारा? 79.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ना क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Let F1 be the frequency of maximum Lyman series, F2 be the first line of Lyman series. ऐसे करके देखो, Lyman का मतलब क्या हो गया? इस तरीके से इनफाइनाइट। Lyman मतलब पहली लाइन में आना है, बामर मतलब हमारी दूसरी लाइन में, यानी कि विजिबल रीजन में आना है। तो अगर हमारे पास में कह रहा है F1 is the frequency of मैक्सिमम वाली एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट से आ रहा है हमारा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? F1। और कह रहा है F2 जो है वो फर्स्ट लाइन की है, F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन हमारी लाइन की कौन है? फर्स्ट लाइन में कोई नहीं, n इक्वल टू 2। दूसरे जब 1 में गिरे तो फर्स्ट लाइन, इनफाइनाइट से 1 में गिरे तो मैक्सिमम एनर्जी। F3 the frequency of series limit of Balmer series। सीरीज लिमिट भी इसको कहते हैं, बामर में आ रही है, यानी कि n इक्वल टू 2, इनफाइनाइट से चल के आ रही है, n इक्वल टू 2। इसकी फ्रीक्वेंसी है F3, इसकी फ्रीक्वेंसी है F2। Then which of the following is correct? कौन सा वाला करेक्ट है ये बताना है। देखो जरा सारी की सारी F1 बराबर क्या दिख रहा है? F2 प्लस F3। मैं क्या ही बताऊँ, F1 बराबर F2 प्लस F3। तुम्हारा मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं F1 माइनस F2 इक्वल टू F3। हो गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following transition gives photon maximum wavelength? Maximum wavelength, minimum energy। कैसी एनर्जी? मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी कभी मिलती है बेटा? जितना ऊपर की तरफ जाते हैं हम लोग, जितना ऊपर की तरफ 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से क्या हो रहा है? छोटा सा, मतलब ऐसा नहीं कि 7 से लेके 1 पे आ जाओ तो तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी मिलेगी। 7 से 6 सबसे मिनिमम, क्या ऑप्शन में है? नहीं है। 6 से 5 ऑप्शन में है, हाँ मिनिमम एनर्जी। बात खत्म हो गई। बोलो तारा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंगुलर मोमेंटम इज L1 ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है n/2π। ग्राउंड स्टेट यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए L1 इक्वल टू h/2π। What will be the angular momentum of electron in second orbit? उसको हमने नाम दिया L2 n की जगह हम रखेंगे 2 h/2π, इसकी जगह रखेंगे L1, तो ये हो जाएगा 2L1। म्यूजिक बोर्ड में काम खत्म हो गया। और कुछ करना है? थैंक यू है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बहुत लेंथी पेपर नहीं था, पेपर छोटा था। हम लोग पूरा पेपर डिस्कस कर लिए। आप लोगों के सामने कोई पेपर में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया हो या नहीं समझाया गया हो। बहुत ही इजी पेपर में क्वेश्चन रखे हुए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ अगर हम ढंग से पढ़ लें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। चले आगे, और भी टेस्ट है हमारे पास में, 28 टेस्ट और है आपके पास, और बेहतर करेंगे मिल बांट के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।